A very good evening to all my social science क्लास 10th स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सोशल साइंस क्लास 10 की हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के 100 MCQs को कवर करेंगे हमारे बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए। इन MCQs को मैंने टॉपिक वाइज डिवाइड कर रखा है। टॉपिक फर्स्ट है बेटा जो चैप्टर का, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। इससे जो MCQs बनते हैं इंपॉर्टेंट वो हैं, इन विच ईयर डिड फ्रेडरिक सोरियो प्रिपेयर अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। किस ईयर फ्रेडरिक सोरियो ने अपनी सीरीज़ ऑफ 4 प्रिंट्स को बनाया था जिसमें उन्होंने विजुलाइज किया था कि ये दुनिया डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक है। ये प्रिंट उन्होंने बनाया था बेटा इन द ईयर 1848। क्वेश्चन 2 है बेटा, व्हाट डज एब्सोल्यूटिस्ट मीन। एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूटिस्ट एक सिस्टम होता है ऑफ रूल दैट हैज़ नो रेस्ट्रेंट्स ऑन द पावर एक्सरसाइज। मीन्स जो भी रूलर होता है उसकी पावर पे कोई कंट्रोल नहीं होता है, ही कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। क्वेश्चन 3 है बेटा, व्हाट इज़ द यूटोपियन विजन। यूटोपियन विजन क्या है? अ विजन ऑफ अ सोसाइटी। यूटोपियन विजन एक वो समाज है जो इतना सही है दैट इज़ अनलाइकली टू एग्जिस्ट, जो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है कि समाज के सारे लोग इतने आइडियलिस्टिक हों, राइट। क्वेश्चन 4 है, द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद विच रेवोल्यूशन। पहला जो एक्सप्रेशन था नेशनलिज्म का यूरोप में वो कौन से रेवोल्यूशन से आया? फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो कि कब हुआ था? 1789 में। क्वेश्चन 5 है बेटा, व्हाट डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया था? द आइडियाज़ ऑफ ला पैट्री एंड ली सिटिजन। इन आइडियाज़ को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था जिससे कि अपने लोगों में सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप कर सके, राइट। ला पैट्री मतलब द फादरलैंड और ली सिटीजन का मतलब क्या होता है? द सिटीजन। अगर इनके अलग से मीनिंग पूछे जाए तो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन 6 है, व्हाट रिप्लेस द फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड इन फ्रांस। पहला जो फ्रांस का फ्लैग था उसे फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड कहा जाता था, उसे रिप्लेस किया एक नए फ्रेंच फ्लैग ने जो कि कैसा था? ट्राई कलर था, याद रखिएगा। क्वेश्चन 7 है, व्हाट वाज द स्टेट्स जनरल रीनेम टू आफ्टर इट वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन। स्टेट्स जनरल का नाम क्या चेंज किया गया था जब उसे इलेक्ट किया गया था बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन से? तो उसका नाम स्टेट्स जनरल की जगह क्या कर दिया गया था? नेशनल असेंबली कर दिया गया था। क्वेश्चन 8 है, विच एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज पुट इन प्लेस ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अ सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया था ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्वेश्चन 9 है, व्हाट हैपेंड टू इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ एंड ड्यूज इन फ्रांस। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ और ड्यूज़ के साथ क्या हुआ था फ्रांस में? इनको एबॉलिश कर दिया गया था ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। द सिविल कोड ऑफ 1804, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर्स के भी पर्सपेक्टिव से और MCQ के भी पर्सपेक्टिव से। इसे कहा जाता है बेटा नेपोलियनिक कोड। व्हाट डिड नेपोलियनिक कोड डू अवे विद। नेपोलियनिक कोड ने क्या हटा दिया था? ऑल प्रिविलेजेस को हटा दिया था जो बेस्ड ऑन बर्थ थे। किन स्टेट्स के लिए? फर्स्ट और सेकेंड स्टेट्स के लोगों के लिए। क्वेश्चन 12 है, नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, abolished the feudal system and freed peasants from serfdom and manorial dues in regions such as। कौन से रीजन्स में ये सारे चेंजेस किए थे नेपोलियन ने? डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी। दीज आर द नेशंस दैट आर मेंशन्ड इन योर NCERT बुक। क्वेश्चन 13 है, इन द टाउन्स व्हाट रेस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड बाय नेपोलियन। टाउन्स में कौन सी रेस्ट्रिक्शंस नेपोलियन ने रिमूव की थी? गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस रिमूव की थी, राइट। क्वेश्चन 14 है, हाउ डिड द लोकल पॉपुलेशन इन स्मॉल प्लेसेस लाइक हॉलैंड एंड स्विट्ज़रलैंड इनिशियली रिएक्ट टू फ्रेंच आर्मीज़। तो जो लोकल पॉपुलेशन थी हॉलैंड और स्विट्ज़रलैंड में, जब सबसे पहले बार फ्रेंच आर्मीज़ गई तो उन्होंने कैसे रिएक्ट किया? उन्होंने उन्हें वेलकम किया एज हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी। उन्होंने उन्हें अपनी आज़ादी का मसीहा माना। क्वेश्चन 15 है, वाई डिड द इनिशियल एंथुजियाज्म फॉर फ्रेंच आर्मीज टर्न इनटू हॉस्टिलिटी। जो शुरुआत में लोग वेलकम कर रहे थे वो एकदम हॉस्टाइल क्यों हो गए? डर क्यों गए? सहम क्यों गए? एकदम अपने आप को बंदी क्यों समझने लगे? क्योंकि एक बार जैसे ही नेपोलियन ने उन टेरिटरीज़ को एक्वायर कर लिया वहाँ पे उसने टैक्स इंक्रीज़ किए, सेंसरशिप राइट्स लगाए, प्रेस की फ्रीडम छीन ली और फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन किया लोगों का फ्रेंच आर्मीज में। वहाँ के जितने भी लोग थे उन्हें फ्रेंच आर्मीज में वो शामिल करने लगा जिससे कि वो पूरी दुनिया को जीत सके। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा इस चैप्टर का, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। क्वेश्चन 16 है जिसका, इन मिड 18th सेंचुरी यूरोप व्हाट वाज मिसिंग। इन मिड सेंचुरी यूरोप में नेशन स्टेट्स नहीं बने थे।
राइट, अभी भी मोनार्च के स्टेट्स थे, राइट, एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस थे, नेशन स्टेट्स नहीं थे। क्वेश्चन 17 है, विच एम्पायर रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया एंड हंगरी? ऑस्ट्रिया और हंगरी के ऊपर कौन सा एम्पायर रूल करता था? सिंपल है, हैब्सबर्ग एम्पायर रूल करता था उस समय। वॉट लैंग्वेज डिड द अरिस्टोक्रेसी इन गैलेशिया स्पीक? जो अरिस्टोक्रेटिक क्लास थी गैलेशिया में वो कौन सी भाषा बोलती थी? पॉलिश भाषा बोलती थी। क्वेश्चन 19 है, द पॉलिटिकली एंड सोशली डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट वॉज लैंडेड अरिस्टोक्रेसी। पूरे के पूरे यूरोप में पॉलिटिकली और सोशली जो डोमिनेंट या मेजोरिटी क्लास थी वो कौन थी? लैंडेड अरिस्टोक्रेसी थी। क्वेश्चन 20 है, फॉर पर्पजेज ऑफ डिप्लोमेसी एंड इन हाई सोसाइटी द अरिस्टोक्रेसी स्पोक। डिप्लोमेसी के पर्पज़ के लिए और अपने आप को ऊंचे समाज का दिखाने के लिए जो अरिस्टोक्रेटिक क्लास थी यूरोप में वो कौन सी भाषा बोलती थी? फ्रेंच लैंग्वेज बोलती थी, याद रखिएगा। क्वेश्चन 21 है, इन वेस्टर्न एंड द पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ट्रेड मीन द ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड द इमर्जेंस ऑफ कमर्शियल क्लासेस। तो वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की ग्रोथ हुई, इसका मतलब था नई टाउन्स आ रही हैं, नई सिटीज़ डेवलप हो रही हैं विलेजेस से, और एक कॉमर्शियल क्लास इमर्ज हो रही है जो बिजनेस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। क्वेश्चन 22 है बेटा, द टर्म लिबरलिज्म डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन रूट रिवर। जो लिबरलिज्म शब्द है, वर्ड है, वो लैटिन रूट लिवर से बना है, या लैटिन शब्द लिवर से बना है, जिसका मतलब क्या होता है? फ्री, याद रखिएगा। क्वेश्चन 23 है, फॉर द न्यू मिडिल क्लासेज लिबरलिज्म स्टूड फॉर। मिडिल क्लास के लिए लिबरलिज्म का क्या मतलब था? इसका मतलब था बेटा फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, कि सभी के लिए आज़ादी, एक व्यक्ति के लिए, और सबको कानून की समानता। इन द इकोनॉमिक स्फीयर लिबरलिज्म स्टूड फॉर। इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरलिज्म का क्या मतलब था? द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, कि मार्केट्स का फ्रीडम हो ट्रेड करने का, एंड एवोल्यूशन ऑफ स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑफ ट्रेड, और कोई भी टैक्स ना लगे ट्रेड पे स्टेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज जोल्वेरिन फॉर्म्ड इन 1834? जोल्वेरिन क्या था जिसे 1834 में बनाया गया था? ये एक कस्टम यूनियन था, याद रखिएगा। जोल्वेरिन को किस देश ने के इनिशिएटिव पे बनाया गया था? प्रशिया, ये याद रखिएगा। व्हाट डिड द जोल्वेरिन एबॉलिश? जोल्वेरिन ने क्या एबॉलिश किया था? टैरिफ बैरियर्स, ट्रेड बैरियर्स को हटा दिया था। हाउ मेनी करेंसीज वर रिड्यूस बाय द जोल्वेरिन? टोटल जो करेंसीज थी उसमें से कितनी करेंसीज को रिड्यूस कर दिया गया था जोल्वेरिन लाते ही? फ्रॉम ओवर 30 to 2। टोटल 30 से ज़्यादा करेंसीज चलती थी, उनको सिर्फ 2 करेंसीज में लिमिटेड कर दिया था, जैसी जोल्वेरिन एक कस्टम यूनियन आया था। क्वेश्चन 29 है, फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन। जब नेपोलियन की हार हुई 1815 में, जो यूरोपियन गवर्नमेंट थी वो किस स्पिरिट से ड्रिवन थी? कंजर्वेटिव से। कहने का मतलब क्या था कि जैसे ही नेपोलियन हारा तो जितनी भी टेरिटरीज उसने एक्वायर की थी, वहाँ के राजा दोबारा से अब सत्ता में आना चाहते थे। मीन्स दोबारा से वही कंजर्वेटिव पुरानी गवर्नमेंट को वापस लाना चाहते थे और खुद वहाँ के राजा बनना चाहते थे। क्वेश्चन 30 है, कंजर्वेटिव्स बिलीव दैट एस्टैब्लिश ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी शुड बी प्रिजर्व्ड। हु होस्टेड द कांग्रेस ऑफ वियना इन 1815? जो कांग्रेस ऑफ वियना थी नेपोलियन के डेथ के बाद, वो किसने होस्ट की थी 1815 में? ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच ने, याद रखिएगा। What was the main objective of the Treaty of Vienna of 1815? जो Treaty of Vienna 1815 की थी उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? To undo most of the changes that had come about in Europe during the Napoleonic Wars, कि जितने भी चेंजेस नेपोलियन ने अपनी वॉर्स में यूरोप में किए हैं उन्हें दोबारा से रिवर्स कर दिया जाए, राइट। क्वेश्चन 33 है, विच डायनेस्टी वॉज रिस्टोर्ड टू पावर इन फ्रांस आफ्टर 1815? किस डायनेस्टी को रिस्टोर किया गया पावर में फ्रांस में आफ्टर 1815? तो वो है बर्बन डायनेस्टी, याद रखिएगा, राइट। क्वेश्चन 34 है, हु वॉज गिसेपी मैज़नी? गिसेपी मैज़नी कौन था? ये एक इटालियन रेवोल्यूशनरी था, याद रखिएगा, इटली का। क्वेश्चन 35 है, मैज़नी फाउंडेड विच 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज़? गिसेपी मैज़नी ने कौन सी 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ को फॉर्म किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो सोसाइटी थी बेटा यंग इटली और दूसरी सोसाइटी थी यंग यूरोप। नेक्स्ट है बेटा, द फर्स्ट अपहीवल टुक प्लेस इन फ्रांस इन। पहला जो क्रांति हुई फ्रांस में या आग उठी वो कौन से टाइम पीरियड में उठी थी? जुलाई 1830 में, याद रखिएगा। क्वेश्चन 37 है, हु वॉज इंस्टॉल्ड एज एन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च आफ्टर द जुलाई रेवोल्यूशन इन फ्रांस? जुलाई रेवोल्यूशन फ्रांस में होने के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च किसको बनाया गया था? इसका करेक्ट आंसर है बेटा ऑप्शन ए, लुइस फिलिप। क्वेश्चन 38 है, ये स्टेटमेंट किसने कही थी? व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। मेटरनिच ने कही थी। ये वही है ऑस्ट्रियन चांसलर जिसने वियना कांग्रेस को भी होस्ट किया था। क्वेश्चन 39 है, द जुलाई रेवोल्यूशन स्पार्क्ड एन अपराइजिंग इन विच सिटी? जुलाई रेवोल्यूशन ने
अपराइजिंग की थी किस शहर में, लीडिंग टू बेल्जियम, जिसकी वजह से बेल्जियम ब्रेक हो गया था यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से। ये था बेटा ब्रसल्स, याद रखिएगा, जो कि आगे जाके इसका कैपिटल भी बना। क्वेश्चन 40 है, विच कंट्रीज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस मोबिलाइज नेशनलिस्ट फीलिंग अमंग द एजुकेटेड इलाइट अक्रॉस यूरोप। जब ग्रीस का इंडिपेंडेंस हुआ, इसकी वजह से कई सारे एजुकेटेड इलाइट लोग मोबिलाइज हुए थे अपने देश को आज़ाद कराने के लिए। तो ग्रीस वॉर या ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, राइट। ग्रीस हैड बीन द पार्ट ऑफ विच एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी। ग्रीस किस एम्पायर का हिस्सा था 15th सेंचुरी से? ओटोमन एम्पायर। विच ट्रीटी रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन इन 1832? ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल की वजह से ग्रीस 1832 में आज़ाद हुआ था। वॉट इज रोमांटिसिज्म? रोमांटिसिज्म क्या है बेटा? एक कल्चरल मूवमेंट है दैट सॉट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स, याद रखिएगा। क्वेश्चन 44 है, रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट्स जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ। रोमांटिक आर्टिस्ट और पोएट्स ने किसको क्रिटिसाइज किया? रीजन एंड साइंस की ग्लोरिफिकेशन। क्वेश्चन 45 है, विच जर्मन फिलोसफर क्लेम दैट ट्रू जर्मन कल्चर वॉज टू बी डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल दस वॉल्क? ये कहा था बेटा जॉन गॉटफ्राइड हर्डर ने। क्वेश्चन 46 है, व्हाट वाज यूज्ड टू कीप नेशनलिस्ट फीलिंग्स अलाइव इन पोलैंड आफ्टर इट वाज पार्टीशन? जब पोलैंड का पार्टीशन कर दिया गया था मेजर पावर्स यूरोप में, जिसमें रशिया भी शामिल थी, जिसमें पोलैंड पे रशिया ने भी कब्जा किया था, तो पोलैंड के लोगों ने कैसे नेशनलिस्ट फीलिंग को जिंदा रखा था? लैंग्वेज और म्यूज़िक का यूज़ करके, याद रखिएगा। द पॉलिश कंपोजर, पॉलिश का एक कंपोजर था जिसका नाम था कैरोल कुरपिंस्की, उसने सेलिब्रेट किया था नेशनल स्ट्रगल को किससे? अपने ओपेरा और म्यूज़िक से, राइट। द 1830s वर ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप ड्यू टू इनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये कॉजेस थे। In 1845, weavers in which region led a revolt against contractors? साइलेशिया, साइलेशिया के गांव में 1845 में जो वीवर्स थे उन्होंने रिवॉल्ट किया था कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ, राइट, क्योंकि वो उन्हें उनके वर्क का प्रॉपर पेमेंट नहीं दे रहे थे। क्वेश्चन 50 है, द ईयर 1848 इन फ्रांस रिजल्टेड इन द मोनार्च लुइस फिलिप बीइंग फोर्स्ड टू फ्ली एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ रिपब्लिक बेस्ड ऑन यूनिवर्सल मेल सफरेज। 1848 में फ्रांस में लुइस फिलिप देश छोड़ के भाग जाते हैं और उसके बाद एक रिपब्लिकन गवर्नमेंट रीस्टैब्लिश होती है फ्रांस में, मोनार्चियल गवर्नमेंट हटने के बाद, जो बेस्ड होती है यूनिवर्सल मेल सफरेज पे, राइट, या मेल वोटिंग राइट्स पे। नेक्स्ट है 51, इन 1848 मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन एंड प्रॉस्पेरस आर्टिशियंस केम टुगेदर इन द सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट एंड डिसाइडेड टू वोट फॉर एन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, याद रखिएगा। वेयर डिड द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेन? इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल में हुआ था। Who did the Frankfurt Parliament offer the crown subject to a parliament? कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ने क्राउन किसको दिया था जो पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग रूल करेगा? ये दिया था फ्रेडरिक विलियम फोर्थ को, जो उस समय रशिया के राजा थे। Did Frederick William IV accept the crown offered by the Frankfurt Parliament? No, he rejected it and joined other monarchs to oppose the elected assembly. What happened to the Frankfurt Parliament ultimately? लास्ट में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के साथ क्या हुआ? इट्स लॉस्ट इस सोशल बेसिस, उसका सोशल बेसिस खत्म हो गया, सैनिकों को अंदर बुलाया गया और असेंबली को कैंसिल कर दिया गया। नेक्स्ट है द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। हु वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ रशिया दैट वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन? जर्मनी को आज़ाद कराने में कौन सा चीफ मिनिस्टर था रशिया का जिसका बहुत बड़ा हाथ था? इसका आंसर बेटा ओटो वॉन बिस्मार्क। बिस्मार्क कैरी आउट द यूनिफिकेशन प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ, बिस्मार्क ने यूनिफिकेशन किया जर्मनी का किसकी मदद से? रशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की मदद से। ओवर 7 years रशिया फॉट 3 wars विद विच कंट्रीज टू यूनिफाई जर्मनी? रशिया ने 7 सालों में 3 wars लड़ी थी, किन देशों के साथ? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ। इन जनवरी 1871 हु वॉज प्रोक्लेम जर्मन एम्परर इन अ सेरेमनी हेल्ड एट वर्साइल्स? जनवरी 1871 में द प्रशियन किंग विलियम फर्स्ट को जर्मनी का नया राजा घोषित किया गया था। क्वेश्चन 16 है द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी डेमोन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ प्रशियन स्टेट पावर, क्योंकि प्रशिया के ही स्टेट के पावर से जर्मनी आज़ाद हो पाया। इटली वॉज डिवाइडेड इंटू हाउ मेनी स्टेट्स ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी? सिंपल है, 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था इटली। विच वॉज द ओनली इटालियन स्टेट रूल्ड बाय एन इटालियन प्रिंसली हाउस? इटली का कौन सा स्टेट था जिससे इटालियन प्रिंसली हाउस रूल करता था? वो था बेटा सार्डिनिया पीडमोंट, याद रखिएगा।
हु वॉज द चीफ मिनिस्टर इन इटली हु लेड द मूवमेंट टू यूनिफाई द रीजन्स ऑफ इटली। जैसे जर्मनी में ओटो वन बिस्मार्क था, ऐसे इटली में कौन सा चीफ मिनिस्टर था जिसने इटली के अलग अलग रीजन्स को या स्टेट्स को यूनिफाई किया? वो था बेटा काउंट डी कैवूर। पूरा नाम काउंट डी कैवूर है। ऑप्शन ए कैवूर। कैवूर वॉज नाइदर अ रेवोल्यूशनरी नॉर अ डेमोक्रेट। कैवूर ना तो कोई क्रांतिकारी था, ना ही वो डेमोक्रेट था। Through a tactful diplomatic alliance with France, engineered by Cavour, Sardinia Piedmont succeeded in defeating which forces? In 1859, Sardinia Piedmont ने ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हराया था। क्वेश्चन 66 है, Who led a large number of armed volunteers into South Italy and the Kingdom of Two Sicilies in 1860? कौन ज़्यादा से ज़्यादा आर्म वॉल्टियर्स को साउथ इटली और किंगडम ऑफ टू सिसिलीज लेके गया था 1860 में? ये एक अनदर इटालियन रेवोल्यूशनरी था गिउसेपी मैज़नी के बाद, जिसका नाम था गिउसेपी गैरिबाल्डी। याद रखिएगा, राइट। गैरिबाल्डी वॉल्टियर्स वर फेमस फॉर, गैरिबाल्डी के जितने वॉल्टियर्स थे वो किस चीज़ के लिए फेमस थे? रेड शर्ट के लिए फेमस थे। याद रखिएगा। इन 1861 हु वॉज प्रोक्लेम्ड द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। 1861 में किसी आज़ाद इटली का राजा घोषित किया गया? वो थे बेटा विक्टर इमैनुअल सेकेंड, जो ऑलरेडी एक इटालियन प्रिंसली हाउस के राजा थे, जिसका नाम था सार्डिनिया पिडमोंट। क्वेश्चन 69 है बेटा, द मॉडल ऑफ द नेशन और द नेशन स्टेट फॉर सम स्कॉलर्स इज फाउंड इन। जो मॉडल है नेशन का या नेशन स्टेट कुछ स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग वो था ग्रेट ब्रिटेन। द प्राइमरी आइडेंटिटीज़ ऑफ पीपल हु इनहेबिटेड द ब्रिटिश आइजल्स वर। जो ब्रिटिश लैंड पे लोग रहते थे उनकी प्राइमरी आइडेंटिटी क्या थी? इथनिक लोग थे, जो जिसमें इंग्लिश भी आते थे, वेल्श भी आते थे, स्कॉट भी आते थे और आयरिश भी आते थे। नेक्स्ट है, विच इंग्लिश इंस्टीट्यूशन सीज्ड पावर फ्रॉम मोनार्ची इन 1688। इंग्लिश पार्लियामेंट ने सारी की सारी पावर मोनार्ची से अपने हाथ में ले ली थी इन द ईयर 1688। एक्ट ऑफ यूनियन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1707 में किन दो देशों के बीच हुआ था? राइट, या इसकी वजह से क्या हुआ था? ये हुआ था बेटा स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच, जिसकी वजह से बना था द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 वॉज बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, अभी ऊपर बताया था आपको। नेक्स्ट है बेटा, हु लेड द फेल्ड आयरिश रिवॉल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस इन 1798। किसने आयरलैंड को बचाने के लिए रिवॉल्ट किया था ब्रिटिश डोमिनेंस के खिलाफ 1798 में? इनका नाम था बेटा वॉल्फ टॉन, और इन्होंने अपनी यूनाइटेड आयरिशमैन के साथ रिवॉल्ट किया था, जिसमें इनकी हार हुई थी। और फाइनली 1801 में, ईयर याद रखिएगा, आयरलैंड को फोर्सफुली मिला लिया गया था यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन से। क्वेश्चन 75 है, व्हाट वाज द ब्रिटिश फ्लैग कॉल्ड? ब्रिटिश फ्लैग का नाम क्या था? यूनियन जैक, राइट। ऐसे ही ब्रिटिश नेशनल एंथम का नाम क्या था? गॉड सेव अवर नोबल किंग। और कौन सी लैंग्वेज को उन्होंने पॉपुलैरिटी दी थी अपनी कंट्री में? इंग्लिश। ये तीनों चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट है बेटा, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, विजुअलाइजिंग द नेशन। व्हेन artists in the 18th and 19th centuries personified a nation, they typically represented it as a female figure। जब आर्टिस्ट ने 18-19 सेंचुरी में नेशन को एक पोर्ट्रेट दिया, फोटो दी, तस्वीर दी, तो उन्होंने रिप्रेजेंट किया उसे एक फीमेल फिगर के तौर पे। What is an abstract idea expressed through a person or thing called an allegory? जब एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को हम एक पर्सन की छवि देते हैं या चीज़ की फ़ोटो देते हैं, स्कल्पचर बनाते हैं, तो उसे हम एलिगोरी कहते हैं। क्वेश्चन 78 है, ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन आर्टिस्ट यूज द फीमेल एलिगोरी टू पोर्ट्रेट आइडियाज सच एज। फ्रेंच रेवोल्यूशन में आर्टिस्ट ने फीमेल एलिगोरी का यूज़ किया कौन से आइडियाज़ को पोर्ट्रेट करने के लिए? ये थे बेटा लिबर्टी, जस्टिस और रिपब्लिक। नेक्स्ट है, व्हाट वर द एट्रीब्यूट्स ऑफ लिबर्टी? लिबर्टी के एट्रीब्यूट्स क्या थे या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे? रेड केप या ब्रोकन चेन। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द एट्रीब्यूट ऑफ जस्टिस? जस्टिस का एट्रीब्यूट क्या था? एक ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन जो कैरी कर रही है अ पेयर ऑफ वेइंग स्केल्स, जो कि हमारी अदालत में भी पाई जाती है। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द फीमेल एलिगोरी रिप्रेजेंटिंग द फ्रेंच नेशन कॉल्ड? फ्रांस में फीमेल एलिगोरी को क्या कहा जाता था? क्रिश्चियन मैरियन कहा जाता था। पूरा नाम क्या है बेटा? क्रिश्चियन मैरियन, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बेटा, मैरियन की कैरेक्टरिस्टिक्स लिए गए थे किससे? लिबर्टी और रिपब्लिक से। वेयर वर स्टैचूज ऑफ मैरियन इरेक्टेड टू रिमाइंड द पब्लिक ऑफ द नेशनल सिंबल ऑफ यूनिटी? क्रिश्चियन मैरियन के जो स्कल्पचर्स थे उन्हें कहाँ पे खड़ा किया गया? लोगों को बताने के लिए नेशनल सिंबल ऑफ यूनिटी है, पब्लिक स्क्वायर्स में। हु बिकेम द एलिगोरी ऑफ जर्मन नेशन? जैसे फ्रांस की फीमेल एलिगोरी का नाम क्रिश्चियन मैरियन था, ऐसी जर्मनी की फीमेल एलिगोरी का नाम क्या था? जर्मेनिया, याद रखिएगा। वॉट डज जर्मेनिया बियर अ क्राउन ऑफ? जर्मेनिया एक क्राउन पहनती थी, वो किसका होता था? ओक लीव्स का होता था। वॉट डू द जर्मन ओक लीव्स स्टैंड फॉर? जर्मनी
जर्मन का ओक लीव्स किसके लिए स्टैंड करता है? हीरोइज्म के लिए, बहादुरी के लिए। व्हाट डज द ब्रोकन चेन सिंबलाइज इन द एलिगोरिकल रिप्रेजेंटेशंस? ब्रोकन चेन एलिगोरिकल रिप्रेजेंटेशंस में क्या सिग्निफाई करती है? ब्रोकन चेन का मतलब होता है बीइंग फ्रीड, आज़ादी, राइट। नेक्स्ट है बेटा, व्हाट डज द ब्रीस्ट प्लेट विद ईगल सिंबलाइज इन जर्मेनियाज डिपिक्शन? ब्रीस्ट प्लेट विद ईगल क्या सिंबलाइज करती है जर्मेनिया के डिस्क्रिप्शन में? वो सिंबल है जर्मन एम्पायर का और स्ट्रेंथ दिखाता है। व्हाट डज द सॉल्ड इन जर्मेनियाज हैंड रिप्रेजेंट? जो जर्मेनिया के हाथ में सॉल्ड है, तलवार है, वो क्या रिप्रेजेंट करती है? कि वो रेडी है फाइट के लिए, राइट। नेक्स्ट है बेटा, व्हाट डज द ऑलिव ब्रांच अराउंड द सॉल्ट रिप्रेजेंट? ऑलिव ब्रांच का क्या मतलब है सॉल्ट के जो पास है? कि विलिंगनेस है टू मेक पीस, कि वो शांति के लिए तैयार है। टॉपिक 6 है बेटा इस चैप्टर का, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। क्वेश्चन 91 है जिसका, बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th century nationalism no longer retained its idealistic liberal democratic sentiment but became a narrow creed with limited ends। कहने का मतलब है जो लास्ट क्वार्टर था 19th सेंचुरी का, तब जो नेशनलिज्म था उसकी जो शुरुआत हुई थी यूरोप में, वो आइडियाज़, वो वैल्यूज़ लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट्स के ख़त्म हो चुके थे। और अब नेशनलिज्म का मतलब था कि उसकी आड़ में अपने लिमिटेड एंड्स को पूरा करना या अपने लालच को पूरा करना, ग्रीडीनेस को पूरा करना, राइट। जो कि था इम्पीरियलिज्म, कि ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे देशों की टेरिटरीज पे कब्जा करना। क्वेश्चन 92 है, विच एरिया इन यूरोप बिकेम द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन आफ्टर 1871? यूरोप में कौन सा एरिया था जो नेशनलिस्ट टेंशन का सोर्स की तरह इमर्ज हुआ 1871 के बाद? यह था बेटा बाल्कन रीजन। क्यों बाल्कन रीजन? क्योंकि बाल्कन रीजन यूरोप का बेटा ऐसा रीजन था जहाँ पे बहुत ज़्यादा मिनरल रिसोर्सेज थे और बहुत छोटे छोटे देश थे वहाँ पे इथनिक आइडेंटिटीज़ के। तो कई सारे पावरफुल नेशन जैसे कि ऑस्ट्रिया हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, ये रशिया हो गया, ये चाहते थे कि इस रीजन पे हम कब्जा कर लें और इन छोटे छोटे देशों की मिनरल और एनर्जी रिसोर्सेज को हम एक्सप्लॉइट करें अपने फ़ायदे के लिए। क्वेश्चन 93 है, द इनहेबिटेंट्स ऑफ बाल्कन रीजन वर ब्रॉडली नोन एज, जो लोग रहते थे बाल्कन रीजन में उन्हें किस नाम से बुलाया जाता था? उन्हें कहा जाता था बेटा द स्लैब्स। क्वेश्चन 94 है, अ लार्ज पार्ट ऑफ बाल्कन्स वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ विच एम्पायर? बाल्कन रीजन का ज़्यादातर हिस्सा किस एम्पायर के कंट्रोल में था? वो था बेटा ओटोमन एम्पायर के कंट्रोल में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 95 है, द स्प्रेड ऑफ आइडियाज़ ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म, जो स्प्रेड हुए आइडियाज़ ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म बाल्कन में, इसी के साथ जब टूटा ओटोमन एम्पायर, डिसइंटीग्रेट हुआ, इसकी वजह से ये रीजन कैसा हो गया था? बहुत एक्सप्लोसिव हो गया था। क्वेश्चन 96 है, द बाल्कन स्टेट्स वर फियर्सली जेलस ऑफ ईच अदर। बाल्कन रीजन के जो स्टेट्स थे वो एक दूसरे से बहुत जलते थे और हर एक स्टेट चाहता था कि दूसरे की टेरिटरी चली जाए पर हमारी टेरिटरी बढ़ जाए, द अदर्स। क्वेश्चन 97 है, विच मेजर यूरोपियन पावर्स वर कम्पीटिंग फॉर ट्रेड कॉलोनीज एंड नेवल एंड मिलिट्री माइट इन द बाल्कन्स? कौन सी यूरोपियन पावर्स थे जो एक दूसरे से लड़ रहे थे बाल्कन रीजन पे ट्रेड कॉलोनी या नेवल और मिलिट्री पावर बढ़ाने के लिए? इनमें कंट्रीज थी बेटा रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रो हंगरी, राइट। फ्रांस नहीं था जो मैंने ऊपर बताया था आपको। क्वेश्चन 98 है, द रेवलरी अमंग यूरोपियन पावर्स इन द बाल्कन इवेंचुअली लेड टू, जो रेवलरी हुई थी यूरोपियन पावर्स की बाल्कन रीजन में, इसकी वजह से क्या हुआ बेटा? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है बेटा, नेशनलिज्म अलाइंड विद इम्पीरियलिज्म। नेशनलिज्म जिसके साथ साथ इम्पीरियलिज्म हुआ, इसकी वजह से यूरोप में एक डिजास्टर हुआ। कौन से ईयर में? 1914 में, क्योंकि इसकी वजह से यूरोप में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। 100 लास्ट MCQ क्वेश्चन है बेटा इस चैप्टर का, मीनवाइल मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड दैट हैड बीन कॉलोनाइज्ड बाय यूरोपियन पावर्स बिगिन टू अपोज। कई सारी कंट्रीज थी दुनिया भर में जिन्हें यूरोपियन कंट्रीज़ ने कॉलोनाइज कर लिया था। किन देशों कंट्रीज़ ने कॉलोनाइज़ किया था? यूरोपियन, जिसमें पर्टिकुलरली कौन सी कंट्रीज़ थी? फ्रांस और ब्रिटेन। इन्होंने ज़्यादातर कॉन्टिनेंट्स में अलग अलग देशों में अपनी कॉलोनीज़ बनाई थी और उन पर कब्जा कर रखा था, राइट। ये आप याद रखिएगा। और इसीलिए वो उन्होंने फाइट करी या अपोज करने लगे क्या? इम्पीरियल डोमिनेशन को, राइट। नेक्स्ट है बेटा, हम क्रोनोलॉजी पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट इवेंट्स की, राइट। फ्रेंच रेवोल्यूशन ये कब हुआ था बेटा? ये हुआ था 1789 में, राइट। नेक्स्ट है नेपोलियनिक वॉर्स बिगिन। नेपोलियनिक वॉर्स कब शुरू हुई थी बेटा? 1797 में। द सिविल कोड, नेपोलियनिक कोड कब आया था बेटा? ये आया था बेटा 1804 में। नेक्स्ट है बेटा ट्रीटी ऑफ वियना। ये वैसे आपकी बुक में डेट 1815 है, बट अगर डबल डेट्स हैं तो 1814 टू 1815 करिएगा, राइट।
नेक्स्ट है ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। ग्रीक के लोगों ने स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस कब स्टार्ट किया था? इन द ईयर 1821। नेक्स्ट ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ये कब हुई थी? 1832 में। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ जॉल्बरिन, जो कि एक कस्टम यूनियन था जो कि प्रशिया के इनिशिएटिव से बना था, जिसने ट्रेड बैरियर्स को हटाया था और टैरिफ को कम किया था। ये 1834 में बना था। रेवोल्यूशंस ऑफ 1848 ऑफ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट और पेंटिंग ऑफ फ्रेडरिक सोरियो, ये तीनों इवेंट्स 1848 में हुए हैं, याद रखिएगा। यूनिफिकेशन ऑफ इटली की जो टाइम पीरियड है वो है बेटा 1859 से 1870। इसके बाद यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुई है 1866 से 1871 और इसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होती है जो जिसका टाइम पीरियड बेटा 1914। अगर इन इवेंट्स को कभी भी क्रोनोलॉजी में सेट करने के लिए एमसीक्यू आता है तो आप इसी अकॉर्डिंग या इसी टेबल के या क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग इन इवेंट्स को डिस्क्राइब करेंगे सही ऑप्शन चूज़ करने के लिए, राइट। बेटा इस चैप्टर में एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1815 में वो कौन से 4 नेशंस थे जिन्होंने नेपोलियन बोनापार्ट को बैटल ऑफ वाटरलू में हराया था, जिसकी वजह से नेपोलियन बोनापार्ट की डेथ हुई थी बाद में। तो उसमें जो 4 कंट्रीज़ पूछे जाते हैं, राइट, उसमें 4 कंट्रीज़ का नाम है बेटा ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया। दोबारा मैं नाम ले रहा हूँ, ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया। इन 4 कंट्रीज़ ने मिलके नेपोलियन बोनापार्ट को डिफीट किया था बैटल ऑफ वाटरलू में। और इसी के बाद कांग्रेस ऑफ वियना बुलाई गई थी जिसमें ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच होस्ट थे या प्रेसिडेंट थे और इन्हीं ने वो उस मीटिंग को ऑर्गेनाइज कराया था, राइट। एक और इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट इन एमसीक्यूज़ में छूट गई है कि गिस्पी मैजनी ने ड्यूक मेटरनिच ने गिस्पी मैजनी को इनेमी कहा था कंजर्वेटिव सोशल ऑर्डर का, कि जो गिस्पी मैजनी के रेवोल्यूशंस हैं वो कभी भी वापस कंजर्वेटिव ऑर्डर नहीं आने देंगे। तो अगर ये भी स्टेटमेंट पूछी जाती है गिस्पी मैजनी के बारे में किसने कही थी, तो ये भी कही थी ड्यूक मेटरनिच ने, राइट। आई होप मैंने आपको जितने भी ये एमसीक्यूज़ एक्सप्लेन किए हैं 100 इस चैप्टर के, और जितने भी क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स एक्सप्लेन किए हैं सीक्वेंस में, और जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो इन एमसीक्यूज़ में नहीं थी बताई है, वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इससे पहले मैं ऑलरेडी हिस्ट्री क्लास 10 के चैप्टर नंबर 2 के 150 एमसीक्यूज़ पार्ट 1 और पार्ट 2 में अपने चैनल में वीडियो सेक्शन में डाल चुका हूँ। अगर अभी तक आपने वो वीडियो भी नहीं देखे हैं तो मैं उनकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा। इस वीडियो के बाद आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद मैं पूरी की पूरी सोशल साइंस क्लास 10 के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ लगातार अपने चैनल पे अपलोड करता रहूँगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, जिससे कि टाइम टू टाइम जो भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ से रिलेटेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड वो आपको टाइमली मिलते रहे। मेरे चैनल पे ऑलरेडी मैप वर्क फुली एक्सप्लेन्ड ऑफ क्लास 10 अवेलेबल है, जहाँ से आप मैप प्रैक्टिस कर सकते हैं ज्योग्राफी की और हिस्ट्री की। एंड मैंने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना रखी है सोशल साइंस के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स के एक्सप्लेनेशन की और फैक्ट्स के एक्सप्लेनेशन की, वो भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर एवरीवन, हैव अ वेरी गुड डे अहेड।